तो नमस्कार, जय श्री महाकाल। सप्तवर्गीय कुंडली आप बनाते हैं अथवा साधारण कुंडली बनाते हैं, षोडश वर्गीय कुंडली बनाते हैं। लग्न का साधन करने के लिए जो शास्त्रीय विधि है और सूक्ष्मतम विधि है, जो निर्यन लग्न इस गणित के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस गणित के लिए सबसे हमें आवश्यकता पड़ती है चरखंड की, लंकोदयमान की, जिस स्थान की हम लग्न निर्धारण कर रहे हैं वहाँ की पलभा, और उस पलभा के द्वारा स्वोदयमान, इन सभी को हम उदाहरण के द्वारा आप सभी को आज समझा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह गणितीय प्रक्रिया है। इसको जितने ध्यान से आप देखेंगे, बिल्कुल एक एक गणित में उदाहरण के साथ आप सभी को समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो सबसे पहले हम उदाहरण के लिए आज हम बात करेंगे उज्जैन के अक्षांश की, क्योंकि हम लग्न निर्धारण जो कर रहे हैं महाकाल की भूमि उज्जैन का करेंगे। तो उज्जैन का अक्षांश हमें ज़रूरत पड़ेगी, उज्जैन के अक्षांश की हमको ज़रूरत पड़ेगी इस गणित के लिए। राशियों का लंकोदयमान वेद उपलब्ध है, ऋषियों के द्वारा, गणितज्ञों के द्वारा सिद्ध किया हुआ है। उससे हम उज्जैन के गणित को प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी उज्जैन के अक्षांश की। उज्जैन का अक्षांश जो है वो 23 अंश और 16 कला है। उज्जैन का अक्षांश 23 अंश और 16 कला पर है, अथवा उज्जैन 23 अंश 16 कला पर स्थित है। अब देखिए, जब आप पलभा के लिए, पलभा साधन के लिए आप एक सारणी का प्रयोग करते हैं। वैसे तो पलभा प्रत्येक जगह की हम अंगुलात्मक मान में शंकु के सहायता से सिद्ध करते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं, परंतु सारणी से वेद उपलब्ध हमको पलभा की प्राप्ति होती है। सारणी आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करेंगे, आपको दे दिया जाएगा, अथवा यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। देखिए, उज्जैन जो है 23 अंश पर है, तो 23 अंश के ठीक सामने मिलान करने पर आपको जो मिला वो पलभा मिल रही है कितनी, 5 अंगुल। ये ध्यान रखिएगा, ये अंगुल और प्रति अंगुल में प्राप्त, अंगुल विअंगुल और प्रति अंगुल में प्राप्त होता है। 5, 5 और 38, ये उज्जैन की पलभा है। ये उज्जैन की पलभा है, उज्जैन की नहीं है। ये 23 अंश पर स्थित जो जगह है उसकी पलभा है, लेकिन उज्जैन 23 अंश से 16 कला आगे है। तो हमें एग्जैक्ट उज्जैन की जाननी है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो गणित करना पड़ेगा वो मैं करके आपको दिखा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। 24 अंश की पलभा, देखिए उसी सारणी में आप देखिए 24 अंश की पलभा, ये 23 अंश की पलभा है। आप एक एक चीज को लिखते चलेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। फिर 24 अंश की पलभा जो है, 24 अंश की पलभा 5 अंश, 5 अंगुल और 20 व्यंगुल और 31 प्रति अंगुल प्राप्त होता है, प्रति व्यंगुल प्राप्त होता है। अब इन दोनों का हम संस्कार करेंगे। देखिए 5, 20, 31, ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा है, 5 5 से ज़्यादा है, तो 5 20 को हम ऊपर लिखेंगे, और 5 38, 5 5 5 5 38, इसको हम घटा देंगे। घटाने से आप देखिएगा, यहाँ 31 में से 38 घटाएंगे तो यहाँ 31 के जगह में 91 हो जाएगा। जब इधर से एक हासिल लेगा तो यहाँ पर 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 में से 8 चला जाएगा 3, और यहाँ 8 में से 3 चला जाएगा 5। अब यहाँ 19 बचा है, 19 में से 5 जाएगा तो 14 बचेगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि उस एक अंश, इन दोनों के अंतर में ये जो पलभा है ये 60 कला की पलभा है। 60 कला की पलभा है ये, और 60 कला में एक अंश में 60 कला होता है। तो आप ये समझ जाइए कि एक अंश की ये पलभा है, इसी को आप एक अंश की पलभा कह सकते हैं। अब दूसरा आपको कार्य क्या करना है कि यहाँ पर जो आपने प्राप्त किया है ना, जो आपने प्राप्त किया है, इसको
आप 14 और 53 को हम क्या करेंगे, 14 और 53 को 30 से गुणा कर देंगे। 14 और 53 को 30 से गुणा कर देंगे। जो गुणनफल आएगा, यहाँ 1590 आएगा और इधर जो है 420 आ जाएगा। ये आपका गुणनफल आ गया 420 और 1590। इसको 420 और 1590 को हम क्या कर लेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से भाग कैसे देंगे देख लीजिए। 7 बार में ये चला जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 60 से। अब ये 1590 को हम यहाँ ले लेंगे, 1590 को यहाँ ले लेंगे और 1590 को फिर से हम भाग दे देंगे 60 से, है ना। ये पहले 2 बार में जाएगा 9 और ये 3 और ये 390 हो गया। 6 पच्चे 30, 6 छक्के 36। ये देखिए, तो यहाँ 30 बच गया, इसको हम छोड़ देंगे। हमें 7 और 26 प्राप्त हुआ है। 7 और 26 प्राप्त हुआ है। यही इतना ही अंतर जो है इसमें 23 अंश की पलभा में आएगा। तो जो उज्जैन का पलभा था 23 अंश 16 कला, तो 23 अंश की पलभा देखिए यहाँ पर 0, 5, 5 और 38। उसी में आप इस 7 और 26 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 8 और 6 14 का 4 और 3 2 5 और 1 6 का 0 और यहाँ पर 7 और 1 8 और 8 और 5 13 और ये 5। ये उज्जैन की शुद्ध पलभा हुई। ये उज्जैन की शुद्ध पलभा आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, ये उज्जैन की शुद्ध पलभा आपको प्राप्त हो गई है। अब इससे हम क्या करेंगे, देखिए हमने पहले ही आपसे कहा था कि हम चरखंड और लंकोदय मान और स्वोदय मान कैसे निकालते हैं, इसको हम बताएंगे। तो उज्जैन की पलभा जो आपको प्राप्त हो गई, ये 5 और 13 प्राप्त हो गई। अब इस 5 13 पर से ही हम आगे की गणित को करेंगे। यहाँ पर हम प्राप्त कर लिए उज्जैन की शुद्ध पलभा। अब हमें लंकोदय मान की आवश्यकता होगी। लंकोदय मान जो है सभी राशियों का पहले से निर्धारित है। सभी राशियों का लंकोदय मान पहले से निर्धारित है। इसी को हम चरखंड कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्रम से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और ये कन्या, इस तरह से राशियों को हमने लिख लिया। अब ध्यान रखिएगा, कन्या के ठीक सामने हम यहाँ तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये इसलिए लिखे कि मेष का जो मान होगा वही मीन का होगा, वृष का जो होगा वो कुंभ का होगा, मिथुन का जो होगा वही मकर का होगा, कन्या का जो होगा वही तुला का होगा। इसलिए इसको हमने आमने सामने लिख लिया ताकि हमें गणित करने में आसानी रहेगी। अब इनका वेदोपलब्ध जो लंकोदय मान है वो देख लीजिए। मेष और मीन का 278 अंगुल है। 278 अंगुल है, ये मेष और मीन का है। इसी को हम आगे क्रम में देखते चलेंगे। क्रम से वृषभ का जो है 299 है और फिर आएगा 300,
323, ठीक है, 323 आ जाएगा। अब इसके बाद वापस 323, 299 और 278, ये हमने इनको क्रम से वापस वही संख्याएं हैं ले लिया हमने, और वही होती है लंकोदयमान में। अब देखिए क्या करना है इनको, ये ऊपर की जो 3 आएंगी, ये 1, 2 और 3, ये आपकी होंगी माइनस में जाएंगी, घटाई जाएगी, और ये जो होंगी ये 3, ये हमेशा प्लस में होंगी, बढ़ाई जाएंगी। लेकिन क्या घटाना है क्या बढ़ाना है, उसके लिए फिर हमको जाना है अपने उज्जैन की पलभा 5, 13, 4 पर। देखिए यहाँ पर फिर देख लीजिए चरखंड कैसे बनेगा, तो ये 5 और 13, 4 को हम छोड़ देंगे, 30 से अधिक होता तो हम 13 को 14 कर देते, लेकिन 30 से बहुत कम है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। इस 5, 13 को आप 3 जगह लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, 5, 13 को आप 3 जगह लिखेंगे। यही चरखंड है, 1, 2 और ये 3। अब इन तीनों जगह में पहले जगह में आपको 10 से गुणा करना है, दूसरे जगह में 8 से गुणा करना है, और तीसरे जगह में 10/3। और ये कैसे गुणा होगा, ये शास्त्रीय विधि जो भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा में अपने पढ़ते आए हैं उसी के द्वारा हम करके आपको दिखाएंगे। देखिए तो 10 में 5 का सबसे पहले होगा 50, और इधर 13 में 10 का करेंगे तो 130। अब ये 60 से अधिक हो गया तो 120 यहाँ घट जाएगा, 60 से अगर भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो गया, 30 में से 20 गया 10, और यहाँ 2 जुड़ जाएगा, तो ये टोटल जो आंसर होगा वो 52, 10। ये पहला चरखंड बन गया। दूसरा जो है 5, 8 पंचे 40, और 13 में 8 का गुणा करेंगे। देखिए 13 में 8 का जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा, 13 में 8 का गुणा करेंगे तेरह अट्ठे 104, तो ये 104 लिख देंगे। अब इसमें 60 घट जाएगा, 2 बार में भाग नहीं जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और 10 में से 6 गया, 4 हो गया, इधर 41, तो ये 41 और 44 ये आपका दूसरा चरखंड हो गया। अब तीसरी जगह में देखिए 10 से तो आपने पहले ही गुणा किया हुआ है, 52 और 10 आया है, 52 और 10 मिला है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल 3 से भाग दे देना है। 3 एकम 3, और 5 में से 3 गया 2, और 3 सत्ते 21, यहाँ 2 में से 1 गया 1, और इसको वापस आप 60 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये जो है 10 जो है वो 52, एक अंगुल में 10 60 व्यंगुल होते हैं, चाहे एक घटी में 60 पल होते हैं, तो ये 60 हो जाएगा, इसमें 10 जुड़ जाएगा, तो ये 70 हो गया। 3 से वापस भाग दे देंगे, 3 दूना 6, और ये 3 तिरिके 9, तो ये एक शेष बचेगा, लेकिन इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 17 और 23 ये आपका तीसरा चरखंड हो गया, 17 और 23। अब ये देखिए इन तीनों संख्याओं को आपको क्रम से याद रखना है, ये तीसरी है, ये दूसरी है, और ये पहली है। अब इन्हीं को ये देखिए जो गणित हम कर रहे थे, 52, 10 पहली जगह में लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 52, 10। दूसरी जगह में हम क्या लिखेंगे, दूसरा 41, 47, 41, 47। आप देखते चलिए ये कहाँ से आया है, सब कुछ आपके सामने है। और तीसरी जगह में है 17, 23, 17, 23, ये 3 हो गए। वापस से आपको क्या करना है, उसी उल्टे क्रम से 17, 23, 41, 47
और 52 10। ये आपके क्या करने हैं, इनको देखिएगा, ये माइनस होंगे, ये माइनस होंगे और ये भी माइनस होंगे। 3 आपका माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। मैंने पहले ही निशान लगा रखा है। अब इसको हम करते हैं गणित। देखिए 200 यहाँ हम ऊपर करते चलेंगे और यहाँ लिखते चलेंगे। 278 शून्य, इसमें आप 52 और 10 घटाएंगे। 60 में से 10 जाएगा, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 77 बचा, 7 में से 2 गया 5, और इधर जो है 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, और ये 2, 225 और 50, ये देखिएगा 225 और 50, ये आपका पहला चरखंड बना। फिर आप 299 में से 41 47 घटाएंगे। 299 में से 41 47 घटाएंगे। 60 में से ये 47 घटेगा, 13 होगा, 10 में 7 गया 3, और 5 में से 4 गया 1, 13 हो गया। और इधर बच गया 98, 298, 8 में से 1 गया 7, और इधर 9 में से 4 गया 5, और ये 257। ये दूसरी संख्या आपको मिल गई, यहाँ हम लिख देंगे 257 13, 257 13। अब तीसरी बार हम चरखंड को साधन करेंगे। 323 में से 17 23 घटाएंगे। 323 में से 17 कितना घटेगा, 17 23, 17 और 23 को घटाएंगे। 10 में से 3 जाएगा 7, और इधर 5 में से 2 गया 3, 7 3 10, 3 2 5 1 6, सही है। अब यहाँ पर 22 बचा, 12 में 7 गया, 7 5 12 तो 5, और इधर जो है 1 बचा, तो 11 में से 1 बचा, 1 में से 1 चला जाएगा 0, और 3 जो है ऐसे के ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। तो 305 37, देखिएगा ये 305 37, यही स्वोदय मान है। जब लग्न साधन आप करते हैं, राशियों को उत्क्रम या उल्टे क्रम से और सही क्रम से जब घटाते हैं लग्न साधन में कि कौन सी अशुद्ध राशि है कौन सी शुद्ध राशि है, तो इसी का प्रयोग आप करते हैं। अब देखिए क्या होगा, 323 में 17 23 जुड़ेगा, 323 में 17 23, अब प्लस होगा, 3 अभी तक माइनस हो रहे थे, ये 3 ये 2, ये 7 3 10 का 0, और 2 1 3 1 4, और ये 3, 340 और 23, 340 और 23। उसके बाद से 299 में 41 47 घटेगा। 299 में 41 कितना है, 41 47, 41 47, देखिए 7 ये 4, और यहाँ पर 9 1 10 का 0, और इधर 9 1 10 4 14 का 4, और 2 1 3, 340 47, 340 47, और यहाँ 278 में 52 10 घटे जुड़ेगा। 278 में 52 10 जुड़ेगा, ये 10, और ये 8 2 10 का 0, और 7 और 1 8, और 8 4 12 1 13 का 3, और 2 1 3, 330 10, 330 10। ये जो उदयमान आए हैं, ये आपके जो उदयमान आए हैं, ये आपके उज्जैन के हैं, ये उज्जैन के हैं। उज्जैन का मतलब कि आप जहाँ की कुंडली बनाना चाहते हैं वहाँ का चरखंड साधन जब करेंगे तो यही विधि लगेगी। ये जो अंक आपको मिले हैं ये सारे लंका में उदय मान के हैं, लंकोदय मान के हैं, जो वेद परंपरा से प्राप्त हैं। इनको सही तरीके से देखिए, एक बार आप दोहरा लीजिए। हमने आपको कहा था कि चरखंड, लंकोदय, पलभा और स्वोदय आपको उदाहरण के सहित इस वीडियो में बताऊंगा।
आपने देखिए उज्जैन का अक्षांश लिया 23-16 और 23 अंश की जो पलवा थी वो ये थी, 24 अंश की पलवा ये थी, 24 अंश की पलवा में से 23 अंश को घटा दिया, ये दोनों का अंतर मिला, ये 60 कला की पलवा हुई। लेकिन हमें जो चाहिए था वो 14 और 53 का चाहिए था। इसको हमने 14 53 को 30 से यहाँ गुणा किया, जो आया उसको 60 से भाग दे दिया, तो ये 7-26 मिले। इसी 7-26 को हमने 3 जगह रखा और तीनों जगह में यहाँ देखिए 7-26 जो मिला उसको हमने घटा दिया 23 अंश में, तो ये जा करके सही पलवा हमारा 5 और 13 जोड़ दिया, सॉरी घटाया नहीं है, जोड़ दिया यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा सही पलवा उज्जैन का मिला, 5 अंगुल 13 व्यंगुल और 4 प्रति व्यंगुल। इसमें इस 5-13 को हमने 3 जगह रखा और 3 जगह रख के पहले जगह 10 से गुणा किया, दूसरी जगह 8 से गुणा किया और तीसरी जगह 10/3 से 10 से गुणा करके 3 से भाग दे दिया। पहली जगह में ये संख्या आई, दूसरी जगह में ये संख्या आई और तीसरी जगह में ये संख्या आई। इन तीनों को राशियों के जो लंकोदय मान हैं 278, 299, 323, 299, 278, इनको क्रम से यहाँ घटा दिया, यहाँ घटा दिया, यहाँ घटा दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया और यहाँ जोड़ दिया। ये 3 अंक कहाँ से आए? ये सारे ये आए आपके यहाँ पर 3 जगह जो चरखंड को आपने गुणा करके बनाया था। अब ये आपको उज्जैन का वास्तविक जो उदयमान है राशियों का, कि उस समय उज्जैन में कौन सी राशियां उदित हो रही थी, यह आपने गणित से प्राप्त कर लिया है। ज्योतिष शास्त्र की सप्तवर्गीय कुंडली और षोडश वर्गीय कुंडली गणित के द्वारा ठीक इसी प्रकार से शास्त्रीय विधि के द्वारा हमारे यहाँ कक्षाएं संचालित हैं। यदि आप कक्षा में जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आप हमारी कक्षा को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अब भारत में कहीं भी देश विदेश बैठे आसानी से आप कुंडली बनाना सीख सकते हैं। जय श्री महाकाल, बहुत बहुत धन्यवाद।